आज जो करेंगे आज जो हम करने जा रहे हैं दैट इज प्राइमरीली आयोनाइजेशन एनर्जी के टॉपिकल्स। हमने पिछली क्लास में इस पे फोकस किया था कि आयोनाइजेशन एनर्जीज का ट्रेंड ग्रुप्स में। उसके बाद सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज की भी हमने थोड़ी सी बात की थी। आइसोटोप्स की बात की थी। एंड फिर इस आइसोटोप्स में जो टू बहुत रेपिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं उसकी बात की थी। एक तो डिफाइन रिलेटिव आइसोटोपिक मास, इसकी बात थी। और फिर दूसरा था कि परसेंटेज अबंडेंस को किस तरीके से फाइंड किया जाता है, या रिलेटिव आइसोटोपिक मास RIM मैंने अभी शॉर्ट में लिखा है, उसको किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। तो हमें पता है कि उसका फॉर्मूला सेम है। उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है, मैं ऊपर चला जाता हूँ, कि रिलेटिव एटॉमिक मास सबसे पहले वाला आइसोटोप का, उसको मल्टीप्लाई करना है उसकी अबंडेंस के साथ। ये तो पहला ब्रैकेट। इस ब्रैकेट को ऐड करना है दूसरे ब्रैकेट के साथ, विच इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय इट्स अबंडेंस। ये दोनों ब्रैकेट्स को जो हमने ऐड कर दिया, 100 से उसको डिवाइड कर दिया, जो हमें आंसर मिलेगा वो हमें आंसर ऑलरेडी पता है। वो होगा पीरियोडिक टेबल से न्यूक्लियॉन नंबर, पीरियोडिक टेबल से न्यूक्लियॉन नंबर ऑफ द एलिमेंट जिसके आइसोटोप्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हम बोरॉन के आइसोटोप्स की बात कर रहे थे, तो हमारा आंसर होगा 10.8, क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल में बोरॉन का न्यूक्लियॉन नंबर है 10.8। इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने 10.8 लिख दिया। अब कुछ क्वेश्चंस में रिलेटिव आइसोटोपिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको कुछ भी कह सकते हैं, ये ढूंढने का कहेंगे। और इसमें से तीन वैल्यूज दे देंगे और चौथी वैल्यू अननोन होगी। या तो ये और ये दे देंगे और कहेंगे कि किसी भी ए पहले या दूसरे आइसोटोप की अबंडेंस देना। तो इफ दे आस्क यू टू फाइंड पहले आइसोटोप की अबंडेंस, लेट्स से किसकी अबंडेंस पूछेंगे, तो ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे और ये भी दे देंगे। आंसर हमें ऑलरेडी पता है। तो ये ऐसी इक्वेशन बन जाएगी जिसमें एक अननोन वेरिएबल है, तो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। आज हम वो क्वेश्चंस देखेंगे, उसी के साथ साथ थोड़े और क्वेश्चंस भी देखेंगे। राइट। सो आफ्टर रीडिंग एवरी क्वेश्चन मैं थोड़ा सा टाइम के लिए रुकूंगा, आप आंसर करना है, इसको लिख देना। बेस्ड ऑन कितने मार्क्स है प्रॉपर स्ट्रक्चर करके फिर आप उस आंसर को मुझे एक्सप्लेन कर देना। सो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ एलिमेंट्स, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज मतलब कि कोई एलिमेंट है, लेट्स सपोज एलिमेंट एक्स है, ये गैसियस फॉर्म में। ये एलिमेंट एक्स जो गैसियस फॉर्म में है, ये एक्स प्लस बनेगा स्टिल इन द गैसियस फॉर्म, और एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ये बन जाएगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इन एलिमेंट्स की, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात ही नहीं हो रही, सिर्फ फर्स्ट की बात हो रही है। सो फर्स्ट आई डॉट ई ऑफ द एलिमेंट्स इन द फर्स्ट रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में रो का एक स्पेशल नाम है, वो आप बता सकते हो? क्वेश्चन वापस रिपीट कर सकते हैं? पीरियोडिक टेबल में जो रो है उसका एक स्पेशल नाम है, वो आप बता सकते हो? पीरियड। पीरियड, करेक्ट। सो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज हमेशा हाईलाइट करो क्वेश्चन जब भी आप पढ़ो, ताकि आपको वापस से अगर क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत हो तो टाइम ज्यादा ना हो, सिर्फ हाईलाइटेड चीजें आप पढ़ पढ़ के आगे बढ़ जाओ। तो पहली आयोनाइजेशन एनर्जीज की बात हो रही है एलिमेंट्स की, जो कि पहले पीरियड में है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था। उस ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स को कहते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, एनी आइडिया इनको डी ब्लॉक क्यों बोलते हैं? हमने ये भी किया था। डी ब्लॉक मेरे ख्याल से इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो लास्ट जो ऑर्बिटल होता होगा वो उसमें आता होगा, डी सब शेल में। डी सब शेल में, करेक्ट। आखिरी ऑर्बिटल इनका डी सब शेल होता होगा। बिल्कुल। इनका आखिरी ऑर्बिटल इज द डी ऑर्बिटल, तभी इनको डी ब्लॉक कहते हैं। और डी ब्लॉक वो एक पूरा ब्लॉक है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, वो पूरे ब्लॉक की बात नहीं हो रही। डी ब्लॉक में सिर्फ पहले रो की बात हो रही है, स्कैंडियम 21 से कॉपर 29। अब आप पीरियोडिक टेबल भी खोल लो अपनी आसानी के लिए। सो 21 to 29 वाले एलिमेंट्स की बात हो रही है। और हमें ये बता दिया कि दे आर वेरी सिमिलर। For all of these elements, it is the 4s electron that is lost during the first ionization। तो ये कह रहे हैं कि इन सारे एलिमेंट्स की जब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी करते हैं,
तो हर एलिमेंट में, यहां से लेके यहां तक जितने एलिमेंट्स आते हैं, हर दफा एक 4s वाला इलेक्ट्रॉन ही लूज होता है। अच्छा, सवाल अभी तक इन्होंने पूछा नहीं। अब आया सवाल, suggest why the first ionization energies of these elements are very similar। तो आंसर करो आप फिर, then let me know once you get the answer। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में नहीं आया। ओके, तो इसको हम साथ में आंसर कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये पूछ ये रहा है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो पूछ कह रहा था, स्कैंडियम 21, ये वाले एलिमेंट की बात हो रही है। और यहाँ से लेके बाकी जितने सारे एलिमेंट्स आते हैं, अब मैं सबसे पहले तो पीरियोडिक टेबल अपने सामने खोल लेता हूँ ताकि आसान हो जाए इसको एक्सप्लेन करना, ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, स्कैंडियम आता है, उसके बाद टाइटेनियम आता है, ये 22 है। फिर वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, Fe 26, कोबाल्ट 27, निकल 28 और कॉपर 29। अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन में भी यही लिखा हुआ था कि स्कैंडियम से लेके कॉपर तक जितने एलिमेंट्स हैं, हमें सिर्फ उन्हीं की बात करनी है। और सवाल ये कह रहा था, सवाल ने हमें बताया हुआ था, फैक्ट हमें बताया हुआ था कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। फिर उन्होंने पूछा कि व्हाई इज दिस, व्हाई इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज वेरी सिमिलर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि जो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी है, या कोई भी आयोनाइजेशन एनर्जी हो, पहली दूसरी तीसरी, वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है। सिर्फ न्यूक्लियर अट्रैक्शन पे? सिर्फ न्यूक्लियर अट्रैक्शन, लेकिन वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जिनकी हमने बात की थी। तो मैं इस तरीके से बता देता हूँ। हमने जो तीन फैक्टर्स की बात की थी, वो तीन फैक्टर्स आप याद है आपको? जी। एक तो है आप, डिस्टेंस, शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर पुल, या अगर प्रोटॉन ज्यादा हो तो। एक तो हो गया शील्डिंग इफेक्ट, एक सेकेंड, शील्डिंग इफेक्ट, ओके। फिर दूसरा, डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस द ऑफ न्यूक्लियस। डिस्टेंस ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ऊपर तीसरा, न्यूक्लियर पुल। न्यूक्लियर पुल। करेक्ट। अब ये जो तीनों के तीनों फैक्टर्स है ना, all of these three factors are factors affecting ionization energy। लेकिन ये जो तीन फैक्टर्स हैं, इनके बारे में जो भी होता है, फॉर एग्जांपल शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है या शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, डिस्टेंस बढ़ता है, डिस्टेंस कम होता है, न्यूक्लियर पुल बढ़ता है या न्यूक्लियर पुल कम होता है, ये सब
अफेक्ट करता है न्यूक्लियर अट्रैक्शन। और न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिफाइन करती है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। वो इसीलिए क्योंकि इस तरीके से समझो, सपोज मेरे पास कोई एलिमेंट है एक्स, इसके मैंने शेल्स बना दिए, इसमें पहले दो इलेक्ट्रॉन आ गए पहले शेल में, दो, तीन, चार, कोई रैंडम सा मैं एलिमेंट बना रहा हूँ अभी, ओके। ये एक और शेल आ गया, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। अब सपोज मुझे ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है। अगर मुझे ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है, मतलब मुझे इसको आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ न्यूक्लियर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, तो क्या मुझे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी या कम? ज्यादा। ज्यादा। तो और अगर ऑपोजिट केस हुआ कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन वीक हुई, तो फिर कम। कम। तो ये आप देख रहे हो कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी जो मेन जिस पे डिपेंड करती है ना, उस चीज का नाम है न्यूक्लियर अट्रैक्शन। तो आयनाइजेशन एनर्जी से एक स्टेप पहले, अगर आपको कोई बोले कि सोचो कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी, इसका आंसर बताओ, आप सोचोगे न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रही है या न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो रही है। अब ये कैसे पता लगा है न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ी है कम हो रही है? बेस्ड ऑन ये तीन फैक्टर्स। तो ये जो तीन फैक्टर्स हैं, इनको न्यूक्लियर अट्रैक्शन ये अफेक्ट करती है। ये तीनों के तीनों फैक्टर्स अफेक्ट द न्यूक्लियर अट्रैक्शन। और फिर न्यूक्लियर अट्रैक्शन आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करती है। तो अगर आप टेक्निकली देखो, दीज थ्री फैक्टर्स आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट कर रहे हैं, ऐसा ही है। जी। इसीलिए इन तीन फैक्टर्स को पढ़ाते हुए हम कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन अगर इनको जूम करके डिटेल में देखा जाए, तो ये तीन फैक्टर्स आयोनाइजेशन एनर्जी को नहीं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन को अफेक्ट कर। आप एग्जाम में वही लिखोगे, दीज थ्री फैक्टर्स अफेक्ट द आयनाइजेशन एनर्जी। दो फैक्टर्स में कोई जीत जाएगा, एक फैक्टर में हार जाएगा, जिसकी वजह से हम बता पाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है या नहीं। लेकिन हमेशा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? अगर कोई भी पूछे कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ क्यों रही है, बढ़ कम क्यों हो रही है, सिमिलर क्यों है, सिमिलर क्यों नहीं है, जैसे ये सवाल था कि क्यों सिमिलर है, तो वी ऑलवेज हैव टू थिंक कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन के साथ क्या हो रहा है। और अगर हमें इसके बारे में सोचना है, तो हमें ये तीन फैक्टर्स के बारे में सोचना होगा। तो अभी व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो कि सवाल में लिखा हुआ था, हम इन तीन फैक्टर्स की बात करते हैं। अब इन तीनों फैक्टर्स में क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मैं क्वेश्चन पे वापस जाता हूँ। इट इज द 4s इलेक्ट्रॉन दैट इज लॉस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट आयोनाइजेशन। मतलब कि आप ये बताओ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होगा, सेम शेल में होगा? नहीं। क्यों नहीं? रीजन? हर एलिमेंट का सेम शेल में नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना कि इट इज द 4s इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑलवेज लॉस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट आयनाइजेशन फॉर ईच एलिमेंट। ऐसा ही है। सही। तो बिल्कुल आई एग्री कि हर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होती है। लेकिन हमने सवाल में ही पढ़ लिया, इट इज अ 4s इलेक्ट्रॉन दैट इज लॉस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट आयनाइजेशन। तो ये क्या कह रहे हैं? हर एलिमेंट के साथ पहली आयनाइजेशन एनर्जी देंगे उनको, हर दफा एक 4s इलेक्ट्रॉन में से, 4s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो क्या अब हर दफा वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में है? जी। ओके। अगर सेम ऑर्बिटल में है, तो क्या उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से सेम होगा या हर दफा चेंज होगा? सेम होगा। सेम होगा। एक फैक्टर की तो हमने बात कर ली, डिस्टेंस सेम होगा। अच्छा। अब व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या इनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ है। तो न्यूक्लियर पुल के साथ क्या होना चाहिए? कम होगा। वापस चेक करो। न्यूक्लियर पुल का एक और भी नाम था, रिमेम्बर? एटॉमिक नंबर। नहीं, बढ़ेगा। सही। तो मुझे बिल्कुल क्योंकि आपने प्रोटॉन ज्यादा है इसलिए। हाँ, बस मुझे रीजनिंग जाननी थी कि आपने दूसरी बार बढ़ेगा क्यों बोला, करेक्ट। तो न्यूक्लियर पुल को, अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा कि न्यूक्लियर पुल कैसे होगा, उसको एटॉमिक नंबर की तरह याद रख लो। तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर पुल भी बढ़ेगा। तो ये होगा इंक्रीज। अच्छा। अब शील्डिंग इफेक्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ।
फिर यहाँ पे टाइटेनियम की लिखता हूँ, और वेनेडियम, ये तीन की देख लेते हैं, हमें फर्क पता चल जाएगा। स्कैंडियम की मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, आर्गॉन। याद है हम इस तरीके से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते थे। जी। ओके, तो आर्गॉन 4s2 3d1, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3d1 4s2, कोई मसला नहीं है। जिस ऑर्डर में लिखूं उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे पता होना चाहिए हमेशा, अगर इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो 4s में से निकलेगा, और वो क्वेश्चन ने मुझे वैसे ही बता दिया। अच्छा, अब शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन याद है आपको, कि कौन से इलेक्ट्रॉन को मैं शील्डिंग इलेक्ट्रॉन कह सकता हूँ? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पिछले वाले शेल में हो। सिर्फ उसके बिल्कुल पिछले वाली शेल में, या उससे भी पिछली वाली शेल में, और उससे भी पिछले मतलब वाली में? उससे उससे पीछे जितनी भी शेल्स आती हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। करेक्ट, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में होंगे वो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो सपोज कर लो कि ये न्यूक्लियस है और ये ना मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसमें शील्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? AR और 3D1। ए आर और 3d1, और ऑब्वियसली यहाँ पे ए आर का मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, ये तो आपको पता है, राइट? जी। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया S.E शील्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब टाइटेनियम के केस में देख लेते हैं क्या हो रहा है। मैंने यहाँ पे फिर से आर्गॉन लिखा। अब इसके केस में दिस इज 3d2 4s2, क्या शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़े? जी। बिल्कुल बढ़े। यही मेन चीज है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, जो कि हम नॉर्मली नहीं देखते दूसरे एलिमेंट्स में। व्हेन आई गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमने क्या पढ़ा था नॉर्मल पीरियड्स में, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रिमेन द सेम। यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि 3d में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। अब वेनेडियम भी करके देख लेते हैं, आर्गॉन, फिर उसके बाद 3d3 4s2, यहाँ पे और भी ज्यादा बढ़े कि सेम रहे शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स? और बढ़ रहा है। और बढ़ रहे हैं, तो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हो ना कि व्हेन आई गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग। तो अब बताओ शील्डिंग इफेक्ट के साथ क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। इंक्रीज होना चाहिए। अच्छा, हम यहाँ तक पहुंच गए। अब मैं इसको जानबूझ के स्लो लेके जा रहा हूँ, और ये है भी एक 3 मार्क का क्वेश्चन, मतलब इतनी थिंकिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी अगर आपको फुल 3 मार्क्स लेने हैं तो अभी तक मैं समराइज कर देता हूँ हमने क्या किया। सवाल पूछ रहा था, वाई इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ दिस एलिमेंट टू दिस एलिमेंट, जितने एलिमेंट्स की बात करें उनकी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी सिमिलर क्यों है? तो हमें बात करनी है न्यूक्लियर अट्रैक्शन की। न्यूक्लियर अट्रैक्शन की बात करने के लिए हमें इन तीनों फैक्टर्स को देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। हमने ये पता लगा लिया डिस्टेंस सेम है, क्योंकि हर दफा 4s वाला इलेक्ट्रॉन लूज होता है। हमने देख लिया शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, और हमने देखा कि न्यूक्लियर पुल इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, अब ये बताओ, न्यूक्लियर पुल इंक्रीज होने से क्या न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होने से। न्यूक्लियर पुल इंक्रीज होने से, मतलब जो न्यूक्लियस की जो पावर है, उसमें जितने प्रोटॉन्स है, सपोज एक न्यूक्लियस है उसमें 10 प्रोटॉन है, और एक न्यूक्लियस है उसमें 20 प्रोटॉन है, तो क्या न्यूक्लियर अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए, क्योंकि आप ऐसे सोचो ना, न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल हो गया है, न्यूक्लियर पुल इसी को तो कहते हैं, कि न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांगली पुल कर पा रहा है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर बढ़ गया। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़नी चाहिए इस फैक्टर की वजह से। ये फैक्टर को तुम देख ही नहीं रहे। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, क्या न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। तो अब देखो, ये वाले फैक्टर को हम नहीं देख रहे, इस नंबर 3 वाले फैक्टर की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़नी चाहिए। फैक्टर नंबर 1 की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होनी चाहिए। तो अब बताओ न्यूक्लियर अट्रैक्शन के साथ ओवरऑल क्या होना चाहिए? सेम। सेम रहेंगे।
सेम रहेगी, बिल्कुल करेक्ट। एक एक फैक्टर को तो हम देख ही नहीं रहे, एक फैक्टर की वजह से बढ़ रही है, एक फैक्टर की वजह से कम हो रही है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन सेम रहती है। जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन सेम रहती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी सेम रहती है। अब इसकी हम मार्किंग स्कीम भी देख लेते हैं। ये देखो, न्यूक्लियर चार्ज, या इसको आप न्यूक्लियर पुल भी लिख सकते हो, इसको आप एटॉमिक नंबर भी लिख सकते हो। एटॉमिक नंबर इतना नहीं, न्यूक्लियर पुल और न्यूक्लियर चार्ज बिल्कुल सही है। ये इंक्रीज कर रहा है, हमेशा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है डी सबशेल या डी ऑर्बिटल में, विच मीन्स के शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो पहला मार्क किसका है? न्यूक्लियर पुल बढ़ने का बताने के लिए। दूसरा मार्क शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बताने के लिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तीसरा मार्क है। इसीलिए जब दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं तो देर इज अ सिमिलर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। अब रिमेंबर, इट इज नॉट द सेम न्यूक्लियर अट्रैक्शन। वेरी सिमिलर और सेम के बीच में बहुत फर्क होता है। वो क्यों? वो इसीलिए, हर दफा एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, लेकिन हर दफा एक एक प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे को परफेक्टली कैंसिल आउट करते हैं एक दूसरे के अफेक्ट्स को, नहीं ऐसा नहीं है। आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, जो हमने देखा है कि पीरियड में बढ़ती है, लेकिन बहुत कम बढ़ेगी फ्रॉम स्कैंडियम टू कॉपर, बिकॉज दे आर वेरी वेरी सिमिलर। तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया? समझ तो आ गया, लेकिन एक क्वेश्चन मुझे ये पूछना था। जो जी। उसमें सेकंड फैक्टर है, वो इस वजह से कैंसिल आउट हो रहा है क्योंकि प्रोटॉन नंबर मतलब न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है। सेकेंड फैक्टर ये डिस्टेंस वाला। जी। हाँ, तो सपोज कर लो कि न्यूक्लियस है यहाँ पे। अब जो डिस्टेंस हम देख रहे हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियर पुल, वो न्यूक्लियर न्यूक्लियस तक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस तक। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा कौन सा होगा? 4s। 4s। तो मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस बनाया, मैंने यहाँ पे 4s का, सपोज किसी रैंडम डिस्टेंस पे फ्रॉम द न्यूक्लियस 4s का मैंने सबशेल बना दिया। हर केस में डिस्टेंस इतना ही सेम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस भी वहीं पे, 4s भी वहीं पे। सही। समझ तो गया। हाँ, तो डिस्टेंस जब सेम रहेगा तो ये फैक्टर को हम देखेंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अगला क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अब ये हमने किया हुआ है, थोड़ा सा ये ट्रिकी हो सकता है, इसमें थोड़ा सा अलजेब्रा भी आपको यूज करना होगा, तो हम देख लेते हैं। एक सैंपल उन्होंने लिया सल्फर का, अ सैंपल ऑफ सल्फर कंटेन्स ओनली टू आइसोटोप, एक S32 एंड S34। ऑब्वियसली आइसोटोप्स में यही फर्क होता है कि इनका न्यूक्लियॉन नंबर डिफरेंट होता है। अब ये कह रहे हैं कि द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दिस सैंपल इज 32.09। तो ये वैल्यू को मैं कहाँ पे लिखूंगा? मैं इसको ब्रैकेट में लिखूंगा, मैं इसको इक्वल्स टू साइन के बाद लिखूंगा, कहाँ लिखूंगा मैं इसको? ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। आर यू श्योर? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हम क्या, कहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते थे? रिलेटिव एटॉमिक मास, बिल्कुल, लेकिन ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप, है ना? और या तो रिलेटिव आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाइड बाय उसकी अबंडेंस, फिर हम ब्रैकेट बंद कर देते थे, फिर एक और ब्रैकेट, रिलेटिव आइसोटोपिक या रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय उसकी अबंडेंस, और फिर बंद कर देते थे, और इनको ऐड करना, टोटल को 100 से डिवाइड करना। जो हमें आंसर मिलता था वो होता था सारे आइसोटोप्स का मिला के रिलेटिव आइसोटोपिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास। तो अब मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये जो आप फॉर्मूला लिखते हो ना, जो भी फॉर्मूला है, अब आप फॉर्मूला यूज करो, अगर आपको याद है, नहीं या तो मुझे बताओ, हम साथ में इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल्स टू साइन के बाद अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप पीरियोडिक टेबल से लिखो। पीरियोडिक टेबल से लिखने का मतलब है, जो भी एलिमेंट की बात हो रही है पीरियोडिक टेबल पे जाओ, उसका न्यूक्लियॉन नंबर देखो और यहाँ पे लिख दो। लेकिन लेकिन अब जरूरी बात, ये सेकंड प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी मतलब अगर एक और चीज मेंशन्ड होगी तो आप उसी चीज को फॉलो करोगे, और वो पहली चीज कौन सी है जिसको आपको फॉलो करना होगा? वो होगी, अगर लिखा हुआ हो क्वेश्चन में ही,
रिलेटिव एटॉमिक मास या तो रिलेटिव आइसोटोपिक मास ऑफ द सैंपल। ये आपकी पहली प्रायोरिटी है। अब ये पहली प्रायोरिटी दूसरी प्रायोरिटी में क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दिस सैंपल इज 32.09। तो अब क्या हमें ये रिलेटिव 32.09 लिखना चाहिए या जो पीरियोडिक टेबल में हमें वो लिखना चाहिए? 32.09। 32.09, क्योंकि ये आपकी पहली प्रायोरिटी है। कुछ क्वेश्चंस में, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में जाता हूँ, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द होल सैंपल। ये आइसोटोपिक मास लिखा था ईच आइसोटोप के लिए। अब यहाँ पे फर्क समझो। ईच आइसोटोप का रिलेटिव आइसोटोपिक मास या एटॉमिक मास, एंड रिलेटिव आइसोटोपिक मास ऑफ ऑल आइसोटोप, उसमें फर्क है। ऑल आइसोटोप्स वाला जो आंसर है वो इक्वल्स टू साइन के बाद लिखोगे। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ था, तो हमने डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल से निकाल लिया। लेकिन अगर लिखा हुआ हो कि सैंपल का क्या है रिलेटिव आइसोटोपिक मास या एटॉमिक मास, देन वी राइट दैट आंसर। तो आप ये सॉल्व करो। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? परसेंटेज अबंडेंस निकालनी है आइसोटोप्स की जो कि इस सैंपल में है। मतलब क्या? पहले वाले आइसोटोप का मास है, दूसरे वाले आइसोटोप का भी आइसोटोपिक मास है। आपको आंसर भी पता है, लेकिन पहले वाले की भी अबंडेंस नहीं पता, दूसरे वाले की भी अबंडेंस नहीं पता। दो अननोन चीजें। तो अब इन दो अननोन चीजों को आप सॉल्व कैसे करोगे? हिंट देता हूँ, थोड़ी सी अलजेब्रा यूज करनी पड़ेगी। तो आप आंसर करो, नहीं हो तो मुझे बताओ। एक क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन मुझे ये पूछना था। फॉर्मूले में जी। जो हम लोग को फर्स्ट आइसोटोप लिखना होगा, वो उन लोगों ने पहले लिखा हुआ होगा वो लिखेंगे, या जो बड़ा आइसोटोप होगा, जैसे इस पर लिखा हुआ है सल्फर 34 सल्फर, जो है वो मैं पहले लिखूंगा, या जो 32 है उसको पहले लिखूंगा, जो उन्होंने पहले बताया हुआ है। आपकी चॉइस है, क्योंकि जो दोनों ब्रैकेट्स हैं वो तो ऐड हो रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से माइनस हो रहे हैं। तो अगर ऐड हो रहे हैं तो आप उनको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। सही।
मेरी परसेंटेज अबंडेंस 32 सल्फर की आ रही है 10.02, और 34 सल्फर की आ रही है 9.4। ऑल राइट, तो आपने अच्छा, मैं आपको इसका पहले सही आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, उसके बाद हम मेथड डिस्कस कर लेते हैं इसका। तो इसका जो 32 सल्फर है दैट इज 95.5%, और 34 का 4.5%। तो सबसे पहले तो आप मुझे बता सकते हो आपने मेथड कौन सा यूज किया था इसके लिए? फॉर्मूला। हाँ, फॉर्मूला, मतलब आपने किस तरीके का फॉर्मूला यूज किया था इसको सॉल्व करने के लिए? फॉर्मूला मैंने ये लिखा था, फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद फिर मल्टी प्लस सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, और वो जो उन्होंने एटॉमिक मास दिया हुआ था, रिलेटिव एटॉमिक मास, उसको मैंने इज इक्वल्स टू पे लिख दिया था। ओके, तो यहाँ पे आपको पहले आइसोटोप और दूसरा आइसोटोप दोनों की अबंडेंस नहीं पता थी, तो आपने दोनों की अबंडेंस कैसे निकाली एक साथ? मैंने फिर 100 को 32 से मल्टीप्लाई किया एटॉमिक मास से। उसके बाद ओके। फिर मैंने उनको, मतलब जो अबंडेंस 1 थी उसको मैंने एक्स, क्या कहते हैं, से डिनोट कर दिया, और ओके। सेकंड को वाई से। उसके बाद फिर मैंने जो एक्स की वैल्यू थी 32, उसको फिर मैंने जो एटॉमिक मास उससे डिवाइड किया, और वाई को फिर मैंने उससे डिवाइड किया, तो ये वैल्यूज आ गई मेरे पास। ये आप मुझे भेज सकते हो इसकी फोटो जरा, एक सेकंड? मैं भेजता हूँ। हाँ। आपकी पूरी वर्किंग सही थी जहां तक आपने एक्स से डिनोट किया। उसके बाद जो मेथड फॉलो होना होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, पहले आप मुझे पिक्चर भी दो, मैं चेक कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहीं पे ले आता हूँ स्क्रीन पे। राइट, तो पहले वाले की मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस, दूसरे वाले मल्टीप्लाई बाय अबंडेंस डिवाइड बाय 100, 32.09। सही है, ओके। 32 टाइम्स एक्स प्लस 34 टाइम्स वाई डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 32.09। फिर उसके बाद 32x प्लस 34y इज इक्वल टू 320.9। अच्छा, सबसे पहली गलती, आपने इसको ये किया ना कि आपने 100 को न्यूमरेटर में दूसरी साइड पे ले गए, दैट्स व्हाट यू डिड, करेक्ट? जी। तो अगर आप उसको दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो ये तो मल्टीप्लाई बाय 100 है ना, तो डेसिमल प्लेस एक और दो यहाँ पे मूव करेगा। तो इसका आंसर होना चाहिए 3209, 320.9। राइट, तो ये पहली चीज थी। दूसरी चीज मुझे ये बताओ, ये जो पूरी इक्वेशन है इसमें कितने अननोन वेरिएबल्स हैं? दो। तो अब मैं कोई दूसरी तरीके की इक्वेशन बनाता हूँ और उसमें भी मैं दो अननोन वेरिएबल्स रखता हूँ। सपोज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15। ये इतनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, मैंने इसको ही छोटा नहीं किया, ये बिल्कुल अलग इक्वेशन है, ये बिल्कुल अलग इक्वेशन है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्स प्लस वाई इक्वल 15। इससे क्या आप एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं, नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि अगर मैं एक्स को उधर शिफ्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 15 माइनस एक्स, और तो बिल्कुल एक्स की वैल्यू तो वैसे भी पता नहीं चलेगी। करेक्ट। whenever you have two unknown variables in an equation, सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन दी हुई है, उसके बाद कोई और इक्वेशन नहीं दी हुई, एक ही इक्वेशन है और उसमें दो अननोन वेरिएबल्स हैं, तो इट कैन नॉट बी सॉल्व। किसी भी इक्वेशन में दो अननोन वेरिएबल्स हो तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा, यहीं अगर मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3,
मुझे दो इक्वेशन दे दी है। तो ये आपने आईजीसीएसई मैथ में पढ़ा है ना कि यहाँ पे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं। जी। तो वो कब होगा जब दो इक्वेशन दी हुई होंगी। अब यहाँ पे आ जाते हैं। एक इक्वेशन दी हुई है और दो अननोन वेरिएबल्स हैं, तो क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो? समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूँ कि ये वाली जो एक इक्वेशन है, सॉरी एक सेकंड, ये वाली, इसके अलावा कोई और इक्वेशन है इस पूरे क्वेश्चन में, इसके अलावा जो मैंने हाईलाइट की है? नहीं। नहीं। तो मतलब ये एक ही इक्वेशन है, तो जो साइमल्टेनियस इक्वेशन हम सोच रहे थे वो तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे 32x दिया है, x एक अननोन वेरिएबल है और y एक अननोन वेरिएबल है। एक ही इक्वेशन में दो अननोन वेरिएबल, ये देखो, टू अननोन वेरिएबल्स कैन नॉट बी सॉल्व। वो क्यों? अगर मुझे x की वैल्यू पता होती और तुम मुझे बाकी सब भी पता होता, ये भी पता होता, y निकाल लेता। y की वैल्यू पता होती तो x निकाल लेता। अभी मुझे x भी नहीं पता और y भी नहीं पता, तो क्या मैं इन दोनों में से कुछ एक भी निकाल सकता हूँ इस वक्त? नहीं। नहीं। ये ऐसी इक्वेशन है जो सॉल्व हो ही नहीं सकती। तो हमें क्या करना है? हमें इस इक्वेशन को सॉल्वेबल बनाना है, मतलब हमें इस इक्वेशन के साथ कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम बोले अच्छा अब ये सॉल्व हो सकती है। तो हम क्या ऐसे नहीं कर सकते कि हम सिर्फ एक ही अननोन वेरिएबल रखें इक्वेशन में? मतलब क्या उससे हमारा मसला सॉल्व हो जाएगा कि हम फिर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं अगर एक अननोन वेरिएबल होगा तो? कर सकते हैं। कर सकते हैं। अब ट्राई करते हैं पूरी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ एक अननोन वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करने का। अब सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं पहले वाले आइसोटोप का। ये कहाँ गया सवाल? हम यहाँ पे लिख लेते हैं ना। पहले वाले आइसोटोप का रिलेटिव आइसोटोपिक मास, मैंने अभी सिर्फ मास 1 लिख दिया। रिलेटिव आइसोटोपिक मास इसका, या किसी का भी ले सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय द अबंडेंस। पहले तो ये, इसको ऐड किया विद मास 2, मल्टीप्लाई उसको कर दिया अबंडेंस के साथ। ये पूरी चीज को 100 से डिवाइड कर दिया और जो आंसर मेरे पास आया वो है 32.09। अब मुझे ये बताओ कि टोटल जो अबंडेंस है, ये वाली अबंडेंस और ये वाली अबंडेंस, ये टोटल अबंडेंस कितनी हो सकती है? अब एक मिनट रुकना, आंसर करने से पहले ये देखो। सैंपल ऑफ सल्फर कंटेन्स ओनली टू आइसोटोप्स। सिर्फ पूरी दुनिया में सल्फर के दो ही आइसोटोप्स हैं, तो इनकी टोटल अबंडेंस कितनी होनी चाहिए? दोनों की मिला के 100 होनी चाहिए। दोनों की मिला के 100 होनी चाहिए। ये बहुत एक की कंसेप्ट है जो आपको दिमाग में रखना है जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर यहाँ पे लिखा होता, ये वाला सेंटेंस होता ही नहीं, इसको हम कट कर देते, हम ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है सल्फर के कितने आइसोटोप दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। इन्होंने बता दिया सल्फर के दो ही आइसोटोप दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। P2 में कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं आएगा जो आपको तंग करे, हर सेंट या आपको डिस्ट्रैक्ट करे, हर सेंटेंस आपकी मदद के लिए यहाँ पे लिखा हुआ होगा। अच्छा, अब हमें पता चल गया दोनों अबंडेंसेस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, सॉरी ऐड करेंगे तो 100% बनेगा। अब क्या मैं पहली वाली अबंडेंस को एक्स बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। जी। दूसरी वाली अबंडेंस जो भी होगी उसको अगर मैं 100 में से माइनस करूंगा तो मुझे मिल नहीं जाएगी दूसरी वाली अबंडेंस। जी। तो लेट्स से अब मैं इसको इरेज करता हूँ, एक सिंगल लाइन में लिखता हूँ, आसान हो जाएगा। 32, ये पहला वाला, और इसको मल्टीप्लाई करना था इसकी अबंडेंस के साथ, मैंने बोल दिया कि 22 की अबंडेंस ले लो एक्स। अब मैंने इसको ऐड किया। दूसरी वाली आइसोटोप की बात करते हैं, इसका आइसोटोपिक मास 34। अब मुझे इसकी अबंडेंस नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर इस एक्स को, ये जो टोटल है अबंडेंस 100%, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक एक्स और एक ये सेकंड वाली। अगर मैं इस 100% में से ये एक्स को निकाल दूं तो ये दूसरी वाली निकल आएगी। जी। तो मैं अब यही वाला कंसेप्ट यहाँ पे, थोड़ी सी लॉजिक यहाँ पे लगेगी, तो मैं ये यूज करूंगा। मैं यहाँ पे करूंगा 100 - एक्स, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। उसके बाद
इसको पूरे को डिवाइडेड बाय 100 करूंगा, जिसका आंसर आ जाएगा 32.09। अब यहां तक मुझे बताओ कुछ समझ आया? जी। ओके, अब एक सेकंड मुझे दो। सही है, ओके 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 ओके। अब अब इसके बाद में क्या कर सकता हूँ? क्या मैं इस 100 को यहाँ पे लेके जा सकता हूँ? जी। तो ये सबसे पहले मुझे करना चाहिए। अब ऐसा क्यों? वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा घिचपिच हो गई। दिस इज अलॉट मेसी। व्हाट आई कैन डू इज, फर्स्ट आई कैन रिमूव दिस फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को कैसे रिमूव करना है? 100 को यहाँ पे ले जाना है, ताकि एक सिंगल लाइन में पूरी इक्वेशन आ जाए और ये डेसिमल भी यहाँ से खत्म हो जाए। तो 32x प्लस, अब सुनो, ये जो 34 है, ये 34 को क्या मैं इस तरीके से करूंगा कि मल्टीप्लाइड बाय 100 और फिर माइनस 34 टाइम्स एक्स। इस 34 को क्या मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा या मैं कोई दूसरा मेथड यूज करूंगा? ब्रैकेट के अंदर जितनी भी मतलब चीजें उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 34 को। करेक्ट। तो 34 टाइम्स 100 विच इज 3400 माइनस 34x। मैंने सिर्फ ब्रैकेट को यहाँ पे एक्सपैंड कर दिया, ये आ गया, इज इक्वल टू 3209। अब आप अपनी इक्वेशन देखो, जो यहाँ पे क्या लिखी थी आपने। आप वो 320.9 तो चलो वो दूसरी चीज है, लेकिन अब मैं सेम चीज पे आ गया, लेकिन मैंने y यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया, क्योंकि मैं अगर y इंट्रोड्यूस कर लूंगा तो मुझे पता है कि मैं इक्वेशन सॉल्व ही नहीं कर सकता। तो ऐसे टाइप के आप क्वेश्चन करो तो हमेशा सोचो, अगर मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, क्या इक्वेशन सॉल्व होगी? नहीं होगी तो टाइम जाया करने का फायदा ही नहीं है। मैंने यहाँ पे सिर्फ x को इंट्रोड्यूस किया। अब एक ही अननोन वेरिएबल है दोनों जगह, इसको तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो मुझे सॉल्व करके अब x का आंसर बताना। 95.5 आंसर आया। 95.5। ओके। और ये मैंने x को किस से डिनोट किया था, कौन सी वाली आइसोटोप की अबंडेंस से? ये वाली कि ये वाली? एक्स 32 से। 32 से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 95.5। और अगेन मैं सेम कंसेप्ट यूज करूंगा, टोटल 100 होना चाहिए। तो 100 माइनस 95.5, तो 4.5 का यहाँ पे आंसर आ गया। ये क्वेश्चन इससे ज्यादा मुश्किल नहीं हो सकता। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट दिस क्वेश्चन कैन गेट, विच इज यूजिंग एलजेब्रा। इससे ज्यादा मुश्किल ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। आसान वाला आएगा जो हमने पहले किया था क्लास में, या तो इसी तरीके का आएगा, इससे ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। तो ये वाले क्लियर हो गए? जी। ओके, अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सल्फर एटम यहाँ पे लिखी हुई है। आइडेंटिफाई विच ऑर्बिटल इन अ सल्फर एटम हैज द लोएस्ट एनर्जी। तो ये बताओ। 3 भी। लोएस्ट एनर्जी, जो भी ऑर्बिटल सबसे दूर होता है न्यूक्लियस से, उससे सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, तभी तो वो रिएक्ट कर पाता है और वो सबसे पहले निकलता है ना। लोएस्ट एनर्जी मतलब ओ न्यूक्लियस के इतना करीब रहना पड़ रहा है, निकल भी नहीं सकता कोई इलेक्ट्रॉन वहां से। अब बताओ। 1s। 1s। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको रिवाइज करते हुए काम आएगा। ऑर्बिटल फ्लो, और ये हमने पहले वाले चैप्टर में सबसे देखा था, तो ये मिक्स होके आके क्वेश्चंस। तो ऑर्बिटल closest to the nucleus has the lowest energy।
और आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो, हमने जब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाई थी हमने इस तरीके से बनाई थी ना, 1s2, फिर इसके थोड़ा सा ऊपर गए हम 2s2, फिर और ऊपर 2p6, ये एनर्जी बढ़ रही थी। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो यहाँ 1s लिख दिया। अच्छा, स्केच द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, आपको पी ऑर्बिटल का शेप याद है? डम्बल शेप। डम्बल शेप, तो डम्बल शेप इस तरीके का, तो ये थोड़ा स्लांटिंग हो गया, कुछ इस तरीके का। अच्छा, ये कौन सा वाला ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड? पी वाई। पी वाई मेरा, ये आपको उस वो नहीं करना आइडेंटिफाई, लेकिन मैं बस एक्स्ट्रा क्वेश्चन के तौर पे पूछ रहा था। अच्छा, आयोनाइजेशन के प्रोसेस के वक्त एक सल्फर एटम, अब जरूरी है, एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो ये कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। करेक्ट। इस फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को डेल्टा एच से लिखा है, मतलब इसकी जो एनर्जी है वो इतनी दी हुई है। आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल फ्रॉम विच द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड एंड एक्सप्लेन योर आंसर। सल्फर की मैं वो लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। 3p ऑर्बिटल होगा। 3p का ऑर्बिटल होगा, और ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे एक्सप्लेनेशन क्या है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा दूर है न्यूक्लियस से, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। Correct. It is the highest energy orbital. It is the furthest away from the nucleus. Perfect. Okay. Complete the diagram to show the arrangement of electrons within the third shell of a phosphorus atom. बिल्कुल फ्री मार्क्स हैं अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है। तो इसकी मैं आपको सिर्फ इसका एटॉमिक नंबर अभी बताता हूँ, 15। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ और मुझे बताओ मैं किस तरीके से ड्रॉ करूँ यहाँ पे। डी एस में दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ओके, 3p में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नहीं, एक मिनट। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। 3p में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैं पोटेशियम का कैलकुलेट करना शुरू हो गया था। किसका? पोटेशियम का। अच्छा, पोटेशियम का, ओके ओके, सही। तो ये अच्छा, किस डायरेक्शन में मैं बनाऊँ तीनों इलेक्ट्रॉन्स को? आ, हर एक उसमें ऑर्बिटल्स में एक, मतलब पी वाई में एक इलेक्ट्रॉन होगा, पी एक्स में एक इलेक्ट्रॉन होगा, पी जेड में एक इलेक्ट्रॉन होगा। और इनका डायरेक्शन? अपवर्ड्स। अपवर्ड्स भी डाउनवर्ड्स भी, लेकिन सेम होना जरूरी है। करेक्ट। ओके। अब ये बड़ा मजे का सवाल है, 2 मार्क का, वेरी इजी मार्क्स अगर हमें बिल्कुल वो याद है एक्सप्लेनेशन। Explain why the first ionization energy of sulfur is less than that of phosphorus. Even though periodic table में पहले phosphorus आता है फिर सल्फर आता है, और हमने देखा था आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो अब आप मुझे इसका आंसर लिख के, या जब आप फॉर्म कर लो आंसर तो फिर उसके बाद मुझे बताओ। इसमें एक पॉइंट तो उसका होगा, स्पिन पे रिपल्जन के पिन कॉन्सेप्ट पे, बताने का। वो हाँ बिल्कुल, वो वर्ड लिखने का कोई मार्क नहीं है, उसको बताना पड़ता है, लाइक वी नीड टू एक्सप्लेन दैट कंसेप्ट।
मैं इसका आंसर लेके आपको पिक्चर भेजता हूँ। ओके। अच्छा, इसमें 2 मार्क हैं तो मुझे 2 फैक्टर्स बताने होंगे ना? 2 मार्क हैं तो या तो आप एक फैक्टर बता सकते हो। अगेन मुझे नहीं पता अभी तक, क्योंकि आप अभी आंसर करो उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा कि शायद आपको फैक्टर लिखने हो, शायद ना लिखने हो, या शायद एक ही फैक्टर को आपको एक्सप्लेन ज्यादा करना हो तो उसके 2 पॉइंट्स हो। तो हम मार्किंग स्कीम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जो हमें आता है उस आंसर के बारे में हम उस तरीके से उसको लिख सकते हैं। तो आप ट्राई सही करो। है।
राइट। According to spin pair repulsion theory, when an orbital is incomplete but has one complete subshell because of two electrons, there is a repulsion force which weakens the forces of attraction. All right, इसको मैं सबसे पहले पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट करने की जगह हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। राइट, तो ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है कि जो पेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिपेल करते हैं। अच्छा, ओके 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 ओके। अच्छा, यहाँ पे आपने ये मेंशन किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं वो पेयर में से ही रिमूव होते हैं, लेकिन वो पेयर किस ऑर्बिटल में होता है, सल्फर में या फास्फोरस में? नहीं, ये मेंशन नहीं किया। राइट, तो जब भी ये एक बहुत जरूरी चीज है, एडवाइस है जो आप याद रखना। जब भी कभी क्वेश्चन में दिया हुआ हो नाम, सल्फर का नाम लिया हुआ है, फास्फोरस का नाम लिया हुआ है, तो हम जो एक्सप्लेनेशन है वो इन दोनों की बेसिस पे देते हैं, हम जनरल एक्सप्लेनेशन नहीं देते। ये जो आपका आंसर है ये इसके लिए 2 मार्क परफेक्ट होंगे अगर सवाल होता व्हाट इज स्पिन पेयर रिपल्जन, और व्हाई डज ग्रुप 5 हैव अ लोअर आयनाइजेशन, ग्रुप 6 हैव अ लोअर आयनाइजेशन एनर्जी देन ग्रुप 5, समथिंग लाइक दैट। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट बात हो रही है, तो आप इसको इस तरीके से शुरू कर सकते हो कि सल्फर में द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में होता है? पी एक्स में, थ्री पी पी एक्स। एक्स 3p में द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन द 3p ऑर्बिटल, और ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रिपेल करते हैं। ऐसी रिपल्जन को हम बोलते हैं स्पिन पेयर रिपल्जन। तो ये जो आप पहले आप पूछ रहे थे कि एक फैक्टर लिखने की 2 फैक्टर, तो यहाँ पे तो एक ही फैक्टर है। वो तीनों फैक्टर्स जो थे, न्यूक्लियर पुल, डिस्टेंस ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियर, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सवाल है एक्सेप्शन का। एक्सेप्शन के 2 सवाल हैं। वो जो 2 एक्सेप्शंस हैं, अगर उनमें से कोई नाम लिया गया है या उनके ग्रुप को कंपेयर किया गया है, तो वो आप फैक्टर्स ऑटोमेटिकली छोड़ दोगे, आप सिर्फ उस एक्सेप्शन की बात करोगे। तो यहाँ पे एस में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 3p में होते हैं, जो और वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रिपेल करते हैं स्पिन पे रिपल्जन, इसीलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लेसर होती है। सिंपल। ये लाइनें भी ज्यादा दी हुई हैं, ये 1.5 से 2 लाइनों में आराम से फिट हो जाएगा। तो अब इसमें आपने स्पिन पे रिपल्जन थ्योरी के बारे में लिखा। अगेन, आप सिर्फ रिपेल लिख दो, दैट वुड बी मोर देन इनफ। एंड दूसरी चीज, जनरल नहीं, हमें सल्फर और फास्फोरस की स्पेसिफिकली बात करनी है। ये देखिए, पेड इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करते हैं, या सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में से रिमूव होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेकिन उस पेयर में से ही रिमूव होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द 3p ऑर्बिटल या। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अब मैंने इस नोट्स वाली उसमें, अब देखो ये पेज नंबर 28 पे हूँ मैं, ये भी बहुत सारे और क्वेश्चंस थे, लेकिन अगेन हम इस पहले वाले क्वेश्चन पे जरा स्टक रह गए, लेकिन कोई मसला नहीं है। इट्स इम्पोर्टेंट टू डू लेस क्वेश्चंस, बट इंश्योर करना कि वो परफेक्टली हमें समझ आए। तो आप, एक आपके पास एक पूरा दिन है कल का, आप ये सॉल्व करना। और अगर आपको एक और क्लास चाहिए हो तो मुझे आप इसका मैसेज कर देना आयोनाइजेशन एनर्जी का, वरना फिर हम नए चैप्टर से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। ये इतने क्वेश्चंस खत्म हो जाए उसके बाद आप पापा कैमरे से और भी ले लीजिएगा क्वेश्चंस। राइट। सही। अच्छा, मुझे ना एक अभी जो आपने क्वेश्चन समझाया था वही रिपल्जन वाला, वो वापस एक्सप्लेन कर सकता? मतलब एक पॉइंट तो मुझे समझ में आ गया, उसमें कीवर्ड मुझे रिपेल का बताना है। या पहला पॉइंट मुझे किसका मिलेगा? पहला पॉइंट इसका मिलेगा कि सल्फर में ये बताने का कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कौन से और कहाँ पे। तो सल्फर में सही। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इन द पेयर विच इज इन द 3p ऑर्बिटल, ये वाला। सो द ये सही है। 2 मार्क में से M1 मतलब मार्क 1, तो वो यहाँ पे और मार्क 2 यहाँ। सही। ओके, और कोई सवाल? नहीं। राइट, तो फिर हम यहीं तक रखते हैं। आई सी यू ऑन सैटरडे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।